नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर देवेश प्रसाद मिश्रा, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, शेखर हॉस्पिटल, लखनऊ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल रेस्पिरेटरी की जो बीमारियां चल रही हैं, उनमें जो हमारा सबसे पहला है टीबी। टीबी में ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग क्या है, उसके निदान क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। धन्यवाद। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं, एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य से मनुष्य के अंदर फैलती है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक कीटाणु के द्वारा फैलती है। जब इसके मुख्य रूप से जो फैलने का तरीका है वह श्वास के द्वारा फैलती है। जब एक टीबी से ग्रसित मरीज खांसता है, बोलता है या छींकता है तो टीबी के कीटाणु वातावरण में आ जाते हैं, और अगर नज़दीक कोई दूसरा मनुष्य है तो उस मरीज की नाक के द्वारा, सांस की नलियों के द्वारा ये कीटाणु शरीर के अंदर फेफड़े में पहुंच जाते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर कि ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक स्टेज में है। यहाँ पर लगभग प्रायः 60 से 70% पॉपुलेशन में टीबी के कीटाणु शरीर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह मनुष्य जो है टीबी के बीमारी से पीड़ित है। टीबी का इन्फेक्शन और टीबी की बीमारी दोनों में अंतर है। तो टीबी के कीटाणु इस तरह फैलते हैं, जैसे जब एक टीबी से ग्रसित मरीज खांसता है या थूकता है, उसका जो बलगम निकलता है, अगर उसने जमीन पे फेंक दिया तो ये टीबी के कीटाणु के चारों तरफ एक मॉइस्चर का लेयर होता है। जब ये वातावरण में जमीन पे पड़ता है तो 24 घंटे के अंदर ये जो मॉइस्चर का लेयर होता है ये सूख जाता है और टीबी के कीटाणु हल्के हो जाते हैं। और जब दूसरे दिन वहाँ झाड़ू लगती है या हवा के झोंके आते हैं, तब ये कीटाणु जो है वातावरण में आ जाते हैं और उसके आसपास जो भी मरीज होते हैं उनमें ये जो है कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए केवल ऐसा नहीं है कि टीबी का मरीज जब खांसेगा और उसके संपर्क में जो मरीज रहेगा उसी को इन्फेक्शन होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर एक टीबी के मरीज ने जो है खांस के थूका तो 24 घंटे के बाद भी जो है वो दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन्फेक्शन और बीमारी दोनों में अंतर है। इन्फेक्शन से बीमारी का होना कई कारणों पर निर्भर करता है। यह शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है, कितनी संख्या में टीबी के कीटाणु शरीर के अंदर गए उस पर निर्भर करता है, टीबी के कीटाणु की मारक क्षमता कितनी है उस पर निर्भर करता है। यदि जिस व्यक्ति के अंदर टीबी के कीटाणु प्रवेश किए उस व्यक्ति की यदि शरीर की क्षमता, इम्यूनिटी पावर कम है तो ये टीबी के कीटाणु जो है उसके अंदर प्रोग्रेस करने लगते हैं। या जो टीबी का कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसकी मारक क्षमता अधिक है तो वो टीबी की बीमारी पैदा करता है। और या बहुत अधिक संख्या में अगर टीबी के कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर गए तो उससे टीबी की बीमारी होती है। यूजुअली टीबी की बीमारी फेफड़े को संक्रमित करती है, क्योंकि फेफड़ा एक ओपन ऑर्गन है। ओपन ऑर्गन का मतलब यह है कि फेफड़ा सीधे वातावरण से जुड़ा हुआ है, कि जब भी कोई टीबी के कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो फेफड़े के अंदर सीधे चले जाते हैं और फेफड़े को ग्रसित करते हैं। तो अगर शरीर की क्षमता काफ़ी कम हुई तो उसमें टीबी की बीमारी हो जाएगी। टीबी एक ऐसी बीमारी है
जो शरीर के किसी भी अंग को ग्रसित कर सकती है। सबसे कॉमन तो फेफड़ा है, इसके अलावा पेट में टीबी हो सकती है, किडनी में टीबी हो सकती है, बोन्स में टीबी हो सकती है, ब्रेन में टीबी हो सकती है, स्किन में टीबी हो सकती है, गले में टीबी हो सकती है, गांठों की टीबी हो सकती है। ये सब बीमारियां डिपेंड करती हैं शरीर की क्षमता पर। अगर शरीर की क्षमता कम हुई तो शरीर का कोई भी अंग टीबी के बीमारी से प्रभावित हो सकता है। लेकिन टीबी एक ऐसा मर्ज है जो कि पूरी तरह से जिसका निदान हो सकता है, और इसमें अगर इसकी दवाएं उपलब्ध है, अगर मनुष्य जो है उचित दवा उचित मात्रा में उचित समय तक और उचित तरीके से लेता है, तो उसमें टीबी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने उचित दवा नहीं ली, उचित समय तक इलाज नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, या उचित मात्रा में दवाई नहीं खाई, या उचित समय तक दवा नहीं ली, तो ये बीमारी फिर शरीर का पीछा नहीं छोड़ती है और इसमें ये संभावना रहती है कि जिंदगी के किसी भी समय जो है यह पुनः जो है बीमारी हो सकती है। और इसमें आजकल अगर इस तरह इर्रेगुलर ट्रीटमेंट कोई लेता है तो उसमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना रहती है, जिसमें कि जो है बहुत टॉक्सिक दवाएं दी जाती है, महंगी दवाएं होती हैं और काफ़ी लंबा समय तक इलाज चलता है। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि अगर टीबी के लक्षण, अब प्रश्न उठता है टीबी के लक्षण क्या है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा है, शरीर की कमजोरी है, भूख नहीं लग रहा है, बलगम में खून आ गया है, वजन घट रहा है, तो ऐसी अवस्था में टीबी की जांच अवश्य करानी चाहिए। टीबी की जांच बहुत सरल जांच है और सबसे सरल और सस्ती जो टीबी की जांच है वह है बलगम की जांच, क्योंकि बलगम की जांच कर हम टीबी के कीटाणु को सीधे देख सकते हैं। बलगम में टीबी के कीटाणु दिखाई पड़ते हैं और ये जब हम बलगम की जांच बहुत सस्ती होती है और एक कन्फर्मेटरी है। इसके अलावा एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हम ये पता करते हैं कि एक्सरे में ये कोई संक्रमण है एक्सरे में, लेकिन एक्सरे को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो टीबी है या दूसरा संक्रमण है। तो कन्फर्मेशन केवल स्पूटम के द्वारा होता है। एक तो माइक्रोस्कोप से स्पूटम देखते हैं और दूसरा आजकल आधुनिक टेस्ट आ गया जीन एक्सपर्ट, जिसमें हम टीबी का डीएनए देखते हैं। जीन एक्सपर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उससे टीबी की कंफर्म होती है और किस तरह की टीबी है, कि वह नॉर्मल टीबी है जिसमें सभी दवाएं काम करेंगी या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, इसका पता चलता है। हमारे शेखर चिकित्सालय में हम लोग बलगम की जांच के द्वारा टीबी का पता करते हैं और साथ ही साथ हम लोग जीन एक्सपर्ट भी करते हैं, जिससे कि हम पता कर सके कि यह किस तरह की टीबी है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है कि सेंसिटिव टीबी है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एक समान होता है। अगर हमने शुरुआती स्टेज में यह नहीं पता किया कि किस प्रकार की टीबी की बीमारी है, तो बाद में पता चला कि हम जो दवाएं दे रहे हैं वो दवा मरीज को काम ही नहीं कर रही है और बहुत दिनों तक जो है, बहुत दिनों के बाद फिर हमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करना पड़ता है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है, काफ़ी महंगा इलाज होता है। इसलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि यदि आपके शरीर में टीबी के लक्षण हैं तो तुरंत उसका टीबी का जांच कराएं और उसकी उचित दवा उचित समय तक उचित मात्रा में और उचित तरीके से लीजिए, तो ये बीमारी पूर्ण रूप से खत्म हो सकती है। और अगर नहीं लिया तो जिंदगी में टीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे, सीओपीडी क्या होता है?
या ब्रोंकाइटिस क्या होता है? देखिए, पहले लोग ब्रोंकाइटिस यूजुअली कह देते हैं कि आपको तो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस की जो परिभाषा होती है, अगर किसी व्यक्ति में साल में 2 महीने से ज़्यादा खांसी रहती है, 2 महीने से ज़्यादा सांस फूलती है और 2 महीने से ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और यदि इस तरह 3 साल तक उसको रहता है तो इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कैसे मरीजों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस करने के लिए मरीज की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इस तरह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस काफ़ी दिनों तक रही तो फिर ये बीमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको हम COPD कहते हैं, उसमें बदल जाती है। COPD को फुल फॉर्म इसका होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और इसका सबसे मुख्य कारण होता है स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, बहुत दिनों तक कर रहा है, तो उसकी फेफड़े की थैलियाँ प्रभावित हो जाती हैं। फेफड़े की थैलियाँ सही रूप से काम नहीं करती हैं। जो स्मोक में धुआं होता है, फेफड़े में करोड़ों की संख्या में थैलियाँ होती हैं, जिसको कि हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई फेफड़े की बेसिक यूनिट है। इसके द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई में जाती है और इस एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के द्वारा शुद्ध करके जाती है। और जो अशुद्ध हमारे वेन्स होते हैं, ब्लड में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई में आते हैं और फिर ये एल्वियोलाई उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस समय फेफड़े की थैलियों को फैलना पड़ता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। ऑक्सीजन जब पहुंचेगा तो फेफड़े की थैलियां फैलेंगी, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन इकट्ठा होगा। उसके बाद जब ऑक्सीजन ब्लड में चला गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए इन फेफड़े की थैलियों को सिकुड़ना पड़ता है, और वो फेफड़े की थैलियां सिकुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह जो एल्वियोलाई होती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, वो उसकी थैलियाँ जो होती है, उसकी वॉल जो होती है, वो इलास्टिक होती है, जिससे वो फैलती है और सिकुड़ सकती है। लेकिन जब हमारे शरीर में धुएं के कण जाते हैं, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से जाए, चाहे वो वातावरण के जैसे मोटर व्हीकल्स वगैरह के जो स्मोक निकलते हैं उसके द्वारा जाए, या जैसे खेती में होता है, थ्रेशर्स वगैरह चलते हैं तो उससे ग्रेन्स के डस्ट वगैरह निकलते हैं, वो डस्ट शरीर के अंदर जाए, तो ये सब डस्ट या स्मोक जा करके जो फेफड़े की थैलियों की वॉल होती है उस पर चिपक जाते हैं और फिर ये निकल नहीं पाते, क्योंकि ये थैलियाँ क्लोज्ड ऑर्गन्स होती हैं। इनका बाहर से वातावरण से तो संपर्क है, केवल वो हवा आ सकती है, जा सकती है, लेकिन उस हवा के द्वारा कोई अगर स्मोक के पार्टिकल्स आ गए तो वो फिर बाहर नहीं निकल सकते, लंग्स में भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उन फेफड़े की थैलियों में चिपक जाते हैं और वो फेफड़े की थैलियों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ईश्वर ने दोनों फेफड़ों में करोड़ों की संख्या में थैलियां बनाई हैं। अगर इन करोड़ों की संख्या की थैलियों में 1000, 2000, लाख, 2 लाख अगर नष्ट भी हो जाती है तो प्रभाव नहीं पड़ता, आदमी अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर ये 25 से 30% के ऊपर अगर नष्ट हो जाती है तो फिर फेफड़ा प्रभावित होता है और मरीज चूंकि सही ढंग से ऑक्सीजन ले नहीं पाता, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पाता, इसलिए उसकी सांस फूलने लगती है और इसी को हम फिर COPD कहते हैं। COPD बीमारी यूजुअली एल्डर एज ग्रुप में होती है, 40 साल के ऊपर, 30 साल के ऊपर होती है और इसलिए ये बीमारियां ओल्डर एज की बीमारी मानी जाती हैं। और इसका लक्षण होता है कि शुरुआत में
तो जब हम ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा काम करने लगते हैं या तो पहले की अपेक्षा मरीज की सांस लेने में तकलीफ होने लगती है शुरुआती स्टेज में। लेकिन अगर उस स्टेज में मरीज ने ध्यान नहीं दिया और ये बीमारी बढ़ती रही तो पता चला बैठने पे भी सांस फूल रही है, लेटने पे भी सांस फूल रही है और कोई काम तो आदमी कर ही नहीं सकता है। और अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई और ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मरीज नहीं ले पाता तो उस समय SpO2 कम हो जाता है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पा रहा है तो उस समय मरीज रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होती है और उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। COPD का इलाज अगर डायग्नोसिस हो जाती है, डायग्नोसिस के लिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कुछ रीडिंग्स होती है कि जो कि अगर उस रीडिंग पे आती है तो उसको हम COPD मानते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हम COPD मर्ज का पता कर सकते हैं। इसके अलावा COPD पता करने के लिए एक्सरे चेस्ट भी किया जाता है, जिसमें एक्सरे में थैलियाँ अगर प्रभावित होती हैं तो उसमें एम्फाइसीमा वगैरह डेवलप हो जाता है जो एक्सरे से हम पता कर सकते हैं। और एक बार अगर COPD की बीमारी कंफर्म हो गई तो इसका इलाज इन्हेलेशन है। इन्हेलर थेरापी आती है जो कि बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इन्हेलर थेरापी जो है, इन्हेलेशन जो हम लेते हैं उसमें दवा सीधे फेफड़े के अंदर जाती है। जब हम उसी दवा का हम दवा के रूप में लेते हैं, टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पहले पेट में जाएगी, फिर लीवर में जाएगी, फिर किडनी में जाएगी, फिर ब्लड के द्वारा तब जा कर के जो है फेफड़े में पहुंचती है। इसलिए जब हम टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं तो हमको जो दवा की खुराक होती है वो ग्राम में देना पड़ता है। लेकिन वही दवा, सेम दवा अगर हम इन्हेलर से लेते हैं तो वो सीधे फेफड़े में जा रही है और उसका खुराक जो है माइक्रोग्राम में होता है। तो इसलिए एक तो खुराक कम होता है, इसलिए दवा का साइड इफेक्ट कम होता है, और इन्हेलर से दवा सीधे फेफड़े में पहुंच रही है और फेफड़े को प्रभावित कर रही है, तो इससे जो है मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। COPD के बीमारी में चूंकि लंबे समय तक इन्हेलर लेना पड़ता है, तो अगर हम लंबे समय तक ड्रग्स लें, दवा लें, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। केवल इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट्स में फेफड़े में, मुंह में थोड़ा छाले पड़ सकते हैं और मुंह में पाउडर डिपोजिशन के कारण थोड़े बहुत घाव हो सकते हैं। इसको भी बिल्कुल कम किया जा सकता है। इसलिए हर इन्हेलर लेने के बाद 10 मिनट के बाद हमको गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। अगर हम गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेते हैं तो मुंह में भी जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके कम होने के चांसेस रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। इसलिए अगर COPD की बीमारी पता चल गई तो उसका इन्हेलेशन तुरंत चिकित्सक की सलाह लेकर के इन्हेलेशन थेरापी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। अगर इसमें लापरवाही की गई तो बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, बाईपैप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन को अफेक्ट करता है और मरीज कोमा में भी जा सकता है, किडनी खराब हो सकती है। और COPD बीमारी के साथ यूजुअली हार्ट की बीमारी भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए COPD का सही समय पे उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही समय पे उसका पता लगा लिया जाए तो COPD की बीमारी ठीक भी हो सकती है, कंट्रोल में रहती है और आदमी को ICU में भर्ती होने से बचाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब COPD की जानकारी के लिए। अब हमारे दर्शकों को निमोनिया के बारे में बताएं। निमोनिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, उनको कैसे ही हम इनको ठीक कर सकते हैं? देखिए, निमोनिया 3 तरह से हो सकती है। निमोनिया एक बैक्टीरियल निमोनिया होती है जो कि
बैक्टीरिया के द्वारा का संक्रमण से हो सकती है। अगर फेफड़े में बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ तो उसके द्वारा बैक्टीरियल निमोनिया होती है। दूसरा जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया आप सभी जानते हैं कि जब मौसम बदलता है और जाड़े के समय में यूजुअली जो है इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर कॉमन होता है। इन्फ्लुएंजा की बीमारी एक वायरस के द्वारा होती है और ये वायरस अगर लंग्स को प्रभावित करता है तो लंग्स में निमोनिया होती है। तीसरी निमोनिया मैलिग्नेंसी, कैंसर की बीमारी जो होती है उसमें भी निमोनिया होती है। निमोनिया लंग का संक्रमण है जिसमें कि लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है वो सॉलिड हो जाती है, कंसोलिडेट कर जाती है। तो जब एल्वियोलाई जो होती है उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और जब निमोनिया की बीमारी में ये एल्वियोलाई सॉलिड हो गई तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना उस फेफड़े के पार्ट द्वारा बंद हो जाता है, जिससे कि मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। यूजुअली कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी होती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया उसको कहते हैं कि जैसे कम्युनिटी में इन्फ्लुएंजा फैल रहा है उसके द्वारा अगर निमोनिया हो रही है तो उसको ये कहते हैं कि कम्युनिटी द्वारा फैलाई गई निमोनिया होती है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होती है। तो निमोनिया के लक्षण, निमोनिया में बुखार आता है, खांसी आती है और सांस फूलता है। अगर आपको बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, उसी समय आपको खांसी शुरू हो गई है और आपकी सांस फूलने लगी है तो तुरंत आप जो है अपने चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि इसमें निमोनिया होने की संभावना होती है। निमोनिया के लक्षण बुखार आना, सांस फूलना और खांसी आना। अगर आपको बुखार नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 99, 100, 101 तक हो रहा है, खांसी आपको 2-3 दिन से आ रही है और आपकी सांस फूलने लगी है तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं। निमोनिया की डायग्नोसिस के लिए एक्सरे बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरे करने पर चूंकि फेफड़े का वह पार्ट जिसमें निमोनिया होती है सॉलिड हो जाता है, इसलिए फेफड़े में सफ़ेद रंग का दाग आ जाता है और ब्लड टेस्ट जरूरी होता है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो ब्लड टेस्ट में टोटल काउंट बढ़ जाता है। वायरल निमोनिया में टोटल काउंट नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रहता है। तो इस तरह ब्लड का परीक्षण करके न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल निमोनिया में बढ़ जाता है, वायरल निमोनिया में लिम्फोसाइट बढ़ता है। तो इस तरह ब्लड टेस्ट करके, एक्सरे करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निमोनिया है, और ब्लड टेस्ट करके हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है कि वायरल है। जो निमोनिया में अगर आप पहले दिखा लीजिए, चिकित्सक को दिखाइए और उसका अगर सही तरीके से और सही इलाज शुरू हो गया तो उस समय निमोनिया 2-3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ निमोनिया ऐसी होती है कि जो कि गंभीर होती है। जो गंभीर निमोनिया होती है उसके लक्षण होते हैं तेज बुखार आना, सांस फूलना, अत्यधिक खांसी आना, खांसी में बलगम आना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, SpO2 90 के नीचे चले जाना, टैकीकार्डिया अर्थात पल्स की, दिल की धड़कन जो है तेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट अधिक हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपको तेज बुखार है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस फूल रही है, SpO2 कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, दिल की धड़कन तेज हो गई है, रेस्पिरेशन की गति जो है वो बहुत तेज हो गई है, तो ये निमोनिया के गंभीर लक्षण हैं और तुरंत आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा। उस समय आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या आपकी बीमारी के अनुसार निमोनिया किस स्टेज की है ये परीक्षण करके मरीज का पता चलेगा और उसमें फिर ये देखा जाएगा कि आपको बाईपैप की ज़रूरत है या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ये सब लक्षण नहीं है, केवल बुखार आ रहा है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है,
खांसी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हार्ट की गति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है, रेस्पिरेशन की गति ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है, एक्सरे में निमोनिया मिल रहा है, तो उसमें आप घर पे भी रह के इलाज कर सकते हैं। चिकित्सक को दिखाइए, सलाह लीजिए और दवा लेकर के जो है घर पे दिखाइए। लेकिन आजकल जैसे कुछ गंभीर निमोनिया, स्वाइन फ्लू में निमोनिया होती है, कोविड आपने देखा ही कि कोविड में लगभग सभी को माने निमोनिया हुआ था। इसके द्वारा निमोनिया कैंसर में भी हो सकती है। कैंसर में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके द्वारा फेफड़ा ग्रसित होता है और फेफड़े में निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। या ऑपरेशन के बाद भी निमोनिया, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, उस समय निमोनिया हो सकती है। या यदि किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ गए हैं, आपकी बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, उस समय भी लंग्स में निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है, अगर ये पूरी तरह से 2-3 दिन में ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर निमोनिया के गंभीर लक्षण है तो उसका इलाज जो है चिकित्सालय में भर्ती होकर ही होता है और उसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। आज की जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ थे डॉक्टर देवेश प्रसाद मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, शेखर हॉस्पिटल, लखनऊ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।